नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली खबर दिल्ली से, जहां आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ ने पुराने आदेश को बदल दिया है। अब दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं, बंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश पूरे देश में लागू होगा। आदेश के अनुसार सभी नगर निकायों को कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करानी होगी। इसके लिए कोर्ट ने सभी प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। अब केवल रेबीज से पीड़ित और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में बंद किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कहा कि कुत्ते पालने वाले उन्हें सुरक्षित ढंग से रखें। कुत्ता आम जनता को नुकसान पहुंचाता है तो पशुपालक को जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर खाने का सामान ना डालें, इससे कुत्ते हमलावर होते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि खाना रखने के लिए स्थान निकाय तय करेंगे। साथ ही कहा कि कोई आदेश के पालन में व्यवधान डालेगा तो 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इससे पहले 11 अगस्त को 2 जजों की पीठ ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पकड़कर एक डॉग शेल्टर बनाकर उसमें रखने का आदेश दिया था। यह आदेश आते ही आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया था। ताजा आदेश सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में डॉग लवर्स मौजूद थे, जो आदेश आते ही रो पड़े। उन्होंने नए आदेश का स्वागत किया और कहा, इससे अब बेजुबान पर अत्याचार नहीं होगा। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है। अभी तो ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, पर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था हमारा 11/8 के ऑर्डर में कि आप कुत्ते तो पकड़ लो, न्यूट्रलाइज उनको न्यूट्रल करो, फिर वापस नहीं छोड़ सकते, तो आप रखोगे कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के पास नहीं है, शेल्टर्स नहीं है, पाउंड्स नहीं है, उनकी देख रखाव नहीं है। हमको 25 साल लगे एक शेल्टर और एबीसी सेंटर बनाने में, और हम आज के दिन में सिर्फ 400 कुत्ते रख पाते हैं अपने शेल्टर में, और एबीसी का तो चलता रहता है, आते हैं न्यूट्रल करते हैं, छोड़ देते हैं। आज के आदेश से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया है। उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं 2023 के, जिनको एक तरह से सेट असाइड किया गया था पिछले ऑर्डर में, ये कहा गया था कि सब कुत्तों को उठा के बंद कर दिया जाए, उसको स्टे कर दिया है और कहा है कि रूल का अनुपालन किया जाना है, कुत्तों को सबको हटाया नहीं जा सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और विपक्षी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सराहनीय बात कही है उन्होंने, और जो उनका फैसला है अभी मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मगर आपके माध्यम से जो मुझे पता चल रहा है तो ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी पे काम कर रहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम स्टेलाइज करके हम छोड़ देते हैं। बाकी जो फ्यूरियस डॉग और एग्रेसिव डॉग है, ये दिल्ली की जनता की भी यही डिमांड थी कि उनको रखा जाए। तो उस कारण ये जो नया न्यायपालिका का जो निर्णय आया है, फैसला आया है, उसका सभी को स्वागत करना होगा। जैसे इंसानों को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से जानवरों को भी उतना ही जीने का अधिकार है, पर इसका ध्यान रखना होगा कि वे आवारा कुत्ते किसी को तकलीफ न दें। मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही क्रूर फैसला था, और धन्यवाद करता हूं उनको भी जिन्होंने लड़ाई लड़ी, खास तौर से अवनी राय का, और बहुत बहादुरी से खास तौर से लड़कियों और महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा में रहने वाले लोगों ने इस मामले में मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। Please understand, we are not against dogs, but we are against the trauma that these stray dogs are causing in the society today. आप
I mean, there's so much of terror कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। आपको मतलब, एंड ये हमारे पूरे जो रेजिडेंट्स हैं, हमारे रेजिडेंट डॉग लवर्स हैं, उनको पता है कि कितने डॉग बाइट्स के किस्से बढ़ गए हैं सोसाइटी में। एक दिन में आपकी 6 डॉग बाइट्स हो रही हैं और इमीडिएट कोई एक्शन भी नहीं हो पाता है नोएडा अथॉरिटी से। तो अगर एक कुत्ते को अगर रिहैबिटेट करने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें इतना बड़ा इशू जैसे क्रिएट हुआ, दैट वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। दैट इज व्हाई पैक्स में घूमते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, चेस करते हैं। इट्स डिफिकल्ट लोगों के लिए कि वो अकेले अकेले वॉक करें या घूमें। ऑड आवर्स में, मॉर्निंग के टाइम या लेट इवनिंग्स लोग डरते हैं। बच्चों को ट्यूशन्स जाने के लिए भी डर लगता है भेजने में कि कहीं कोई डॉग अटैक ना कर दे बच्चों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने वाले अपने आदेश में संशोधन किए जाने के बाद डॉग लवर्स ने राहत की सांस ली। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद डॉग लवर में खुशी की लहर तो देखने को मिल रही है, प्रतिक्रिया क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 11 अगस्त को जो है एक आदेश दिया था जिसमें दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में पकड़कर डालने का आदेश था, लेकिन आज इसको स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और इस पलटने के बाद से बात करें तो लगातार जो डॉग लवर्स है उनमें खुशी की लहर है। काफी लोग जो है दिल्ली में कई जगह, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे जंतर मंतर हो, या कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और वो 11 अगस्त से लगातार इसका विरोध कर रहे थे। कहीं ना कहीं जब ये फैसला आया है जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के कुत्तों को पकड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको जो है टीकाकरण करके जहां से उठाया गया है वापस वहीं पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात इसमें जरूर प्रोटेक्ट की है, जो कुत्ते एग्रेसिव हैं या काटते हैं उनको जरूर शेल्टर होम में रखने की बात कही है। लेकिन सीधे तौर पर कहूँ तो कहीं ना कहीं जिन्होंने याचिका डाली थी, या ये कहे जो रियल एनिमल लवर है, डॉग लवर्स है, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक लक्ष्मण रेखा खींचने का काम किया है, जिसमें सीधे तौर पर कहूँ तो व्यक्तिगत जो कुत्ता प्रेमी है, जो स्वयं याचिका लेके पहुंचे थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 रुपए, और जो संगठन गैर सरकारी संगठन है उनके लिए 2 लाख रुपए रजिस्ट्री को जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये राशि कुत्तों के जो है जगह को इकट्ठा करने के लिए, या ये कहे शेल्टर होम बनाने के लिए, या ये कहे उनकी सुविधा के लिए खर्च किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी थोड़ा सा ये कहे, जितना एनिमल लवर्स के लिए प्यार उमड़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक आदेश देकर बांधने की कोशिश भी कर दी है। जी तो प्रवेश, 11 अगस्त को जिस तरीके से फैसला सुनाया गया था, तो उसके बाद डॉग लवर्स में काफी मायूसी थी, नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन जिन लोगों ने आवारा कुत्तों के खिलाफ याचिका की थी, क्या उनकी ओर से कोई और प्रतिक्रिया मिल रही है? अब उनका अगला कदम क्या होगा, कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर कहूँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पक्ष इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज है, तो एक पक्ष कहीं ना कहीं खुश है। नाराजगी की बात करें तो कुछ जो लोग हैं उनका कहना है कि दिल्ली में, विशेष रूप से जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, वो काफी संकुचित है, छोटा एरिया है, और यहाँ पर जब खुलेआम कुत्ते जो है घूमते हैं तो कई बार वो बच्चों पे, बुजुर्गों पे अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं वहां से निकलने या गुजरने में बच्चे या बुजुर्ग डरते हैं। लेकिन वही दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि डॉग्स भी जीव है, उनको जो है जीने का पूरा अधिकार है, और उनको इस तरीके से एक शेल्टर होम में डालकर कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई बार हमने दिल्ली की बात करूं तो ये देखा है कि डॉग्स के कारण कई बार पड़ोसियों में या आसपास के लोगों में झड़पें भी हुई है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ डॉग प्रेमी जब डॉग को फीड कराने के लिए कहीं भी रखते हैं तो डॉग्स में क्वालिटी होती है, या खासियत कहूँ ये होती है कि वो जहाँ पर उसको भोजन मिलता है वो समय से वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जब गंदगी या ये कहे वो शौच करता है तो किसी दूसरे के यहाँ पर जाकर करता है। तो इस बात को लेकर कई बार दिल्ली में हमने झगड़ा या लड़ाई भी देखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के जो फैसला है उसको लेकर लोग साफ तौर पर खुशी मना रहे हैं। सबका जरूर नाराज है, लेकिन मैं कहूंगा उसका रेशियो कम है। लेकिन दोनों सिक्के के पहलू को हमें मानना होगा, कुछ लोग खुश भी है तो कुछ लोग नाराज भी है। साथ जुड़े रहिए, अभी और भी आपसे महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अब राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। दिल्ली के पौष इलाके में महिला सांसद से चेन लूट की घटना हो,
सीएम रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हमला और अब संसद भवन की सुरक्षा में सेन। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले में घुसे बांग्लादेशी और मॉक ड्रिल में लाल किले के अंदर पहुंचे बम ने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस बीच दिल्ली में हत्या और लूट की कई वारदातें भी हुई, लेकिन पुलिस उस तरह सक्रिय नहीं दिखी जैसा राष्ट्रीय राजधानी में दिखना चाहिए। सीएम पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जरूर बदल दिया गया, लेकिन क्या निचले स्तर पर पुलिस इससे सुधार लाएगी या सुधार ला पाना मुश्किल है? संसद भवन की सुरक्षा पर सेन लगाकर जिस तरह युवक पेड़ के सहारे दीवार फांदकर अंदर घुस गया और गरुड़ द्वार तक पहुंच गया, यह संसद भवन की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच जरूर लिया, लेकिन वह सुरक्षा कर्मियों की आंख बचाकर अंदर कैसे पहुंच गया, जबकि आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा रहता है और दीवार के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। सुरक्षा में चूक पर सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। वो कौन है और संसद के अंदर घुसने का उसका मकसद क्या है, यह जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में बार बार खड़े हो रहे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। आइए बार बार टूट रही दिल्ली की सुरक्षा पर बात करते हैं अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा से। प्रवेश, सीएम पर हमले के बाद अब संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई, इसको क्या माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कहूँ तो एक शख्स सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास पेड़ के सहारे रेल भवन के करीब पेड़ से सहारे चढ़कर संसद भवन के अंदर घुस गया, बल्कि काफी दूर तक वो चला गया। हालांकि सीआरपीएफ के जवान की नजर उस पर पड़ी और समय रहते उसे पकड़ लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो शख्स वहां पर किस मंशा से पहुंचा और क्यों गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल ही मानसून का सत्र जो है समाप्त हुआ है। अगर आज भी मानसून सत्र जारी होता और इस तरीके से ये अगर संसद परिसर में घुस जाता तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता, क्योंकि आप जानते हैं जब मानसून सत्र होता है तो पूरे देश के सांसद वहां पर मौजूद होते हैं। सुरक्षा का सवालिया निशान लगातार दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अभी कल की बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जो है परसों हमला हुआ था, जिसमें एक शख्स गुजरात से पकड़ा गया है, उसमें भी दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। अभी आज की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जब कल उसको कोर्ट में जब उसको जो है 5 दिन की रिमांड पे लिया था, तो उसके बाद आज उसके दोस्त को भी पुलिस ने जो है डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये शख्स गुजरात से जब दिल्ली पहुंचा था तो उसके लिए पैसे उसके पास नहीं थे। उसके दोस्त ने उसको पैसे देकर दिल्ली पहुंचाने की जो रूपरेखा है वो तैयार की थी, और यही रूपरेखा जो है उसको सवालिया निशान में दिल्ली पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ कर रही है। फिलहाल दिल्ली की सुरक्षा की बात करें तो इस समय पुलिस कमिश्नर भी बदल चुके हैं। सतीश गोलचा नए पुलिस कमिश्नर बन गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिल्ली की सुरक्षा में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रवेश, सही बात है कि कमिश्नर को तो बदल दिया गया है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है, जहां मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, जहां संसद के अंदर एक शख्स घुस जाता है, कई तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे हत्याओं की बात करें, लूट की बात करें, लेकिन राजधानी अब सुरक्षित नहीं है। और इसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है? किसी तरह का बयान आप सामने आया आपके? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जरूर इस पर जो है राजनीति करती हुई नजर आ रही है। जब से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, लगातार वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से सीएम पर हमले की बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब एक सीएम पर हमला हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में आखिर इतनी तेजी से ये इस तरीके की घटनाएं बढ़ क्यों रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस का थोड़ा लचीलापन या ढीलापन जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से ग्राफ जो है आपराधिक घटनाओं का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो एक चिंता का विषय है। और शायद यही एक कारण है जब सीएम पर हमला या ये कहे सीएम तक हाथ पहुंच गए तो उसके बाद सबसे पहली जो जवाबदेही या गाज गिरी है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर गिरी है और सीधे तौर पर उनको उनके पद से निष्कासित किया गया है। कहीं ना कहीं ये घटना ये दर्शाती है या ये कहें कि दिखाती है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की जवाबदेही तय की गई है और सीएम पर हमले को लेकर सबसे पहले उन्हीं को इस कड़ी में हटाया गया है। और अब नई कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई है। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं और अब
नई चीजों के साथ साथ वो कितने बदलाव करेंगे। मैं आपको सीधे तौर पर कह दूं कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर सतीश गोलचा बने हैं उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, या ये कहें दिल्ली में काफी उनको बदलाव करने होंगे, देखने को मिलेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में सबसे पहली जो कदम है दिल्ली पुलिस को पहले भी उठाती रही है और आगे भी बढ़ाने होंगे। चलिए ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। एसआईआर पर वैसे तो पूरा विपक्ष विरोध में खड़ा है, लेकिन राहुल तेजस्वी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मुखर है तो वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वोट चोरी के मुद्दे पर जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से शपथ पत्र के लिए घेरा तो अखिलेश यादव 18,000 वोटरों का चिट्ठा लेकर खड़े हो गए और निर्वाचन आयोग पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने तो हजारों शपथ पत्र तैयार करवाकर दिए, लेकिन आयोग ने एक भी नाम नहीं सुधारा। निर्वाचन आयोग बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर करने जा रहा है। इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं, बस तारीख की घोषणा होनी है। पश्चिम बंगाल के भले कोई आगे ना आया हो, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार जाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इससे यह तो तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश और राहुल फिर साथ होंगे और तेजस्वी उत्तर प्रदेश आकर अखिलेश राहुल के लिए प्रचार करेंगे। एसआईआर के बहाने यह राजनीतिक समीकरण और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं निर्वाचन आयोग पर अखिलेश यादव के क्या आरोप हैं। ये लोग हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके बीएलओ नहीं हो सकते हैं। जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे। 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए, 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में, और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में। जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा, ट्रांसफ़र किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफ़र हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है, वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आएँ और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। अगर आप आए होते तो शायद आपने निष्पक्ष चुनाव देखा होता। एसआईआर के बहाने मजबूत होती 3 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी क्या गुल खिलाएगी, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शरफुद्दीन जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, एसआईआर पर सपा प्रमुख की सक्रियता और साथ खड़ी 3 लड़कों की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक गुल खिलाएगी? अजीत, हम आपको बता दें जिस तरह से जो है एक चुनाव आयोग का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार ने विपक्ष ने घेरने का काम किया है। फिलहाल जो है अखिलेश यादव की बात कही, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें और चाहे जो है हम प्रतीक की बात करें, सबका एक अलग एक माहौल बना हुआ है। तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी ने एक ऐसा जो है माहौल जो है बिहार में बना रखा है कि जो है चुनाव आयोग को के नाक पर दम करके रखा है। मगर अखिलेश यादव ने अपनी एक पहचान ये बना रखी थी। अभी अखिलेश यादव ने जो है 18,000 चुनाव आयोग ने कहा था कि इसकी जो है अब हमें लिखित दी है, राहुल गांधी ने कहा था। मगर अखिलेश यादव सामने निकल करके आए, उन्हीं ने ये कहा कि हम देते हैं आपको। उन्हीं ने 18,000 लिस्ट में निकाल करके नाम दिए और चुनाव आयोग को जो है एक अलग से एक माहौल बना करके एक लिस्ट जारी करी, जिसमें जो है चुनाव आयोग के बाद लिस्ट जारी करने के बाद वोटर लिस्ट जारी करी। उनको बताया कि हाँ इस तरह की जो है चुनाव आयोग को जो है लिस्ट जारी की। उसके बाद उनसे पूछा भी गया कि इसका जो जवाब है आप हमें कब तक के देंगे, मगर उसका जवाब अभी तक के विपक्ष को नहीं मिल पाया। मगर अखिलेश यादव ने जो है इस मामले में जो पहल जो थी वो कहीं ना कहीं करते रहे। और जो है अखिलेश यादव के अलावा तेजस्वी की बात करी जाए, चाहे राहुल गांधी की बात करी जाए, इसने जो है सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा मुहिम चला दिया है, जिसमें जो है कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग है उसको बहुत बड़े घेरे में खड़ा कर दिया है। इसमें कभी उन्होंने भी बीच में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें भी कहा गया राहुल गांधी ने जिस तरह से जो है हमारे पर टिप्पणी की है उसको जो है इनको सबूत देना पड़ेगा। मगर अखिलेश यादव ने जो 18,000
18 अगर जो लिस्ट जारी करी, उसके बाद उनसे प्रूफ मांगा गया और प्रूफ अभी तक की जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग दे नहीं पाया। इस पे भी सवाल निशान जिनके पर जो है उठता नजर आ रहा है। फिलहाल सरकार के ऊपर जो है विपक्ष जो है भारी पड़ गया है, क्योंकि ये जोड़ी है, कहा नहीं अगर तीन जो है तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सरकार को इसी तरह से नजर आ रहा है कि ये जो है हमारा काम बिगाड़ देंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी बांग्लादेश की बात करें जो है और जिलों की बात करें, इस पे जो कहीं ना कहीं शरफुद्दीन, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि इतिहास में पहली बार है जब चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 27 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में भी, तो क्या लग रहा है SIR का मुद्दा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसी पर राजनीति होते हुए नजर आएगी, इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा जिस तरह से अजीज आपका बहुत अच्छा में जो है SIR का जो है मामला आ गया, उस पर कहीं ना कहीं तैयारी तो हुई, मगर अभी ये पूरी मुद्दे आ तो चुके हैं, सामने भी आ चुके हैं, मगर आगे जो बिहार के पास इस तरह का जो है टिप्पणी करना, ये भी सरकार के ये विपक्ष ये कह रहा है कि इनको इस तरह की जो है बातें नहीं करना चाहिए, कहेंगे जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मगर जो PDA का जो दौर है, अखिलेश यादव ने जो PDA का जो माहौल बनाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है सरकार के पास एक मुहिम चल पाया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी जान रही है कि PDA का जो भारीपन है, जो अखिलेश का जो भारीपन है, वो कहीं ना कहीं हमारे पर जो है दबाव बना रहा है और PDA का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल ये तीन की जो जोड़ी है बहुत ही अहम बात ये हो गई है कि तीनों ने जो जोड़ी बनाई है, इसके जो है विपक्ष तो अपने इनके पर जो है दबाव बनाया जाए, मगर कहीं कहीं चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि 2027 का चुनाव सर के ऊपर है और चुनाव आयोग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसी चीज है कि दुनिया को कोई भी सरकारें हो, मगर चुनाव आयोग को विपक्ष जो है उनके पर दबाव बना रहा है। इनको इस बात को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग को एक अहम मुद्दा होता है, अहम भूमिका होती है, और ऐसे में उन लोगों के साथ जो है गलत अंदाज से काम कर जाना चुनाव आयोग पर इसलिए सवाल निशान उठ रहा है। फिलहाल सवाल जो उठता है तो इसीलिए उठाया जाता है क्योंकि राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं और तेजस्वी है, इन लोगों ने सबने जो है चुनाव आयोग को जो घेरना शुरू किया है, इसको लेकर काफी जो है सवालिया निशान उठ रहे हैं। जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को जो है ट्वीट भी किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता तक की बातें पहुंची है। विपक्ष के और भी जो लोग हैं वो भी साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। एक हम आपको चीज बता दें, 60 लाख वोट 60 लाख वोट बहुत माने रखते हैं एक सरकार को बदलने के लिए, और इसके लिए जनता तक की बात पहुंची है। ये भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि इस तरह की जो बातें जो है कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है, तो जनता भी बात समझ रही है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, और इसको भी लेकर के सरकार को समझना पड़ेगा कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, इसको कहीं ना कहीं हमारे 2027 में कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए जो है सारी चीजों को सामने नजर आ रही है। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो है जो कागज पेश किए हैं उसका जवाब मांगा है, उसका जवाब अभी जो है हम आपको बता दें 27 तारीख तक के इन जवाब के जो है मान्यता की है कि जो है नहीं आता है तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, और अखिलेश यादव ने भी कहा है इसका आंदोलन के लिए हम लोग रोडों पे निकल के आएंगे। अजीज हम आपको वो भी बता दें कि जिस तरह से जो है चुनाव आयोग को उत्तर लखनऊ शहर के अंदर चुनाव आयोग के भी जो है घेराव भी किया था, कांग्रेस की टीमों ने, आम आदमी पार्टी की टीमों ने किया था और अखिलेश यादव की भी टीम ने किया था, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, उनको जो है। शरफुद्दीन, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि 28 तारीख को अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं बिहार। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा चेहरा कहे जाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन बिहार में उनकी मौजूदगी कितना फायदेमंद साबित होगी राहुल और तेजस्वी के लिए? बहुत फायदा। अजीज बहुत अच्छा सवाल है कि आपने बात को जो है बात का अंदाजा लगाया, जनता तक इस बात को पहुंचाया है कि अखिलेश यादव बिहार पहुंच रहे हैं। इससे सरकार के जो मौजूदा हाल में जो सरकार है वो हिलती नजर आ रही है, क्योंकि जो है एक गठबंधन जो था वो कहीं गठबंधन मजबूती से वहां पर बैठा जाएगा, उस पर जो है इनको इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो PDA के जो लोग हैं वो कहीं अखिलेश की बात को मानेंगे, और जो PDA का मकसद जो होता है, जो दलित है, मुसलमान है, अफसलकन है, जिस तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार में जो है रह करके जो है जिनके साथ कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिस तरह की जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, दलितों के साथ जो घटनाएं बढ़ रही है, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार को देखना पड़ेगा। तो जो है इस सब नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जो है सब कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, कोई कर जो है सपा की तरफ भाग रहा है, मगर PDA का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ और जो है कांग्रेस की तरफ आंख उठा करके देख रहा है कि 2027 में जो है बिहार में और जो है इससे पहले जो है जो बिहार के चुनाव के बाद से जो है सरकार जो बनेगी, जो जहाँ पे जिस तरह का माहौल बनेगा वो कहीं नहीं अखिलेश की तरफ जो है वजू उठा कर देख रहा है, क्योंकि किसान भी जो है अखिलेश की तरफ जो है। चलिए ठीक है शरफुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। NGT और शासन की रोक के बाद भी अवैध खनन से नर्मदा नदी को खोखला किया जा रहा है। उफनाती नर्मदा में अवैध करने वाले की रोज जाने जा रही हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। सीहोर में बड़े पैमाने पर नाव में रेत लोड कर माफिया रसूखदार कंपनी को पहुंचा रहे हैं। यह कंपनी एक स्थान पर रेत डंपर कर वहां से ट्रकों से ले जाकर इस्तेमाल कर रही है।
यह तब हो रहा है खनिज विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। अवैध खनन का मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब रेत से भरी 2 नावें आपस में टकरा गईं और एक मजदूर की मौत हो गई। इसकी लाश उफनाती नर्मदा में 24 घंटे के बाद 4 किमी दूर रेत निकालने वाली कश्तियों में सवार लोगों ने ही देखी और बाहर निकाली। इससे पहले नावें टकराने और मजदूर की डूबने की खबर पर पुलिस और एसडीआरएफ ने नर्मदा नदी में 1 किमी तक गोताखोरों की मदद से गहरे पानी में सर्चिंग की थी। इससे पहले भी अवैध खनन करते मजदूरों की डूबने से मौत हो चुकी है। वर्चस्व को लेकर इनके बीच टकराव की भी कई बार खबरें आई हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन करने वालों के पीछे एक कंपनी के रसूखदारों के खड़े होने और उनसे मिली भगत के चलते पुलिस सूचना के बाद भी नदी पर नहीं पहुंचती। अवैध खनन के पीछे कौन है और सबको जानकारी होने के बावजूद क्यों बदस्तूर जारी है, बता रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता चंदर सिंह बागवान। चंदर, क्या है अवैध खनन का खेल और कौन प्रभावशाली लोग हैं जिसके कारण यह खेल नहीं रुक पा रहा है? कि ये जो सीहोर जिला है और बुधनी विधानसभा में पूरी नर्मदा नदी जो सीहोर जिले की आती है, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा है और उनके कार्यकाल से ही रेत माफियाओं ने जो अपना वर्चस्व जमाया है, जिससे कि प्रशासन बिल्कुल कमजोर हो चुका है और उसी को देख के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, लेकिन जो खनिज विभाग है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है और गृह विभाग भी मोहन यादव के पास है। इसलिए खनन माफिया बेखौफ होकर मां नर्मदा का सीना छन्ने कर नर्मदा का अस्तित्व को मिटाने पर लगे, जबकि 30 जून से 1 अगस्त के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा देश की टोटल नदियों से 5 किलोमीटर तक की रेंज तक एक तगारी रेत निकालने एवं परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध है। लेकिन इसके बावजूद भी सीहोर जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग के संरक्षण में नर्मदा नदी में छिपानेर से लेकर शाहगंज बख्तरा तक हजारों किश्तियां और पनडुब्बी मशीनें चल रही है, जिससे कि लगातार जो गर्मी और ठंड में पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन हुआ उसके गड्ढों में डूबने से कई मजदूरों और आम नागरिकों की नहाने में मौत हो चुकी है। ऐसे ही मामला अभी 15 दिन पहले भी एक ओवरलोड डंपर से टकराने से नर्मदा किनारे हुआ था, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ अवैध भंडार लगे। लेकिन सीहोर जिला प्रशासन है कि अवैध भंडारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो यूफोरिया माइंस एंड मिनरल चंद्रशेखर कंपनियां है, ये कंपनी और भी जो मध्य प्रदेश में रेत कंपनियां, इन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है। जो सिंडिकेट चंदर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि नावें टकराने से मौत हो रही है, कभी डूबने से लोगों की मौत हो रही है, प्रशासन मौन क्यों है? पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? मौन इसलिए कि जो रसूखदार कंपनी है वो जिनके संबंधित की मौतें होती है उनको खरीद लेता है और एफआईआर कोई लिखवा नहीं पाता। अभी 15 दिन पहले जो कि बाबरी में एक डंपर के टकराने से मौत हुई थी, उसमें भी प्रकरण नहीं बना। कारण ये कि जिनके भी रिश्तेदारों की मौत होती है उनके परिजन बिक जाते हैं, पुलिस तक मामला जाता ही नहीं है। पुलिस सिर्फ हादसा बताकर उसको इतिश्री कर देती है। ऐसे ही जो मामला कल नाव टकराने का है, इसमें कहीं से भी किसी का ये बयान नहीं आया कि ये रेत की नाव थी। बाकी ये उन माफियाओं को बचाने के लिए माफियाओं द्वारा ही मन गलत कहानी बनाकर स्थानीय मीडिया या उनके द्वारा खरीदे गए लोगों को ये खबर दी गई कि जो मजदूर है वो निकल रहा था, नदी पार कर रहा था और नाव से टकराने से देगा है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जिन नावों से चलिए चंदर, हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शहर आपकी खबर में आज बस इतना ही। देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।